हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शब्द निर्माण। अब बेटा, शब्द निर्माण में 3 पाठ थे। पहला था आपका प्रत्यय, उपसर्ग, जिनके बारे में आप पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज आप पढ़ेंगे समास के बारे में। अब बेटा, समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? सम, धन, आस। सम का अर्थ होता है, सम वैसे 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, एक संक्षिप्त, दूसरा सुंदर। और आस का अर्थ होता है कथन। अब इसे क्या बन गया मिला के? अब इसका समास का अर्थ क्या बन गया? संक्षिप्त या अथवा सुंदर कथन, या कथन हम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुंदर शब्द। तो अब इसमें आते हैं समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया यौगिक शब्द बनाने को समास कहेंगे। इस विधि से बने, और इसी जो हमने 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो नए शब्द बनाए, उसी बने हुए शब्दों को ही समस्त पद भी कहा जाता है। अब बेटा, समास विग्रह। समास विग्रह में क्या होता है? समास जो समस्त पद बनाया, उन्हीं पदों को अलग अलग पूर्व अवस्था में लाना समास विग्रह कहलाता है। या हम कह सकते हैं, जब समस्त पदों को पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब इसमें आपका आएगा संधि और समास में अंतर। अब आप इससे पहले आप पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं संधि के बारे में। अब संधि में तो क्या होता है? संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, और समास में क्या होता है? 2 शब्दों का मेल। अब यहाँ पे क्या क्या अभी आपको बताया? संधि में तो क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, और समास में शब्दों का या 2 पदों का मेल। अब जैसे नरेश, नर धन ईश में अ धन ई के मेल से ए बना, और जिससे क्या बन गया? नरेश। अगला समास। समास में क्या हो गया बेटा? इसमें 2 पदों को मिलाकर संक्षिप्त रूप बना दिया जाता है। जैसे शब्द है हमारा घोड़े पर सवार, बराबर संक्षिप्त रूप क्या बन गया उसका? घुड़सवार। आगे है हमारा समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। क्या क्या? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, और लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। अब पहला है बेटा इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बेटा, इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसके 6 भेद होते हैं। 6 भागों में इसको विभक्त किया गया है। क्या क्या? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इनको क्या है? विभक्ति चिन्ह। इनमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में जिस कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, उसी के अनुसार इनका नाम पड़ जाता है। अब जैसे क्या है बेटा इसमें कि हमने कहा, क्या कहा कि ग्राम को गत, अर्थात ग्राम गत। अब इसमें क्या आया? हमारा कर्म आ गया। पहला क्या आ गया? कर्म आया। तो कर्म, इसमें कर्म के आधार पर विभक्ति चिन्ह कर्म का लगा, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। अगला है करण। करण में क्या हो गया? जहां कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। अब कोई अगर हमने शब्द बनाया, जैसे क्या बनाया हमने इसमें? शोकाकुल। ठीक है, शोकाकुल में क्या हो गया? अब इसमें से लुप्त हो गया, शोक से आकुल। अब से जो हमारा विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या हो गया? इसमें गायब हो गया, इसलिए इसको करण तत्पुरुष समास का। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जहां संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो, जैसे रसोई हमारे पास है, रसोई के लिए घर, अर्थात रसोई घर हमने कहा, तो इसमें क्या है? के लिए
लुप्त हो गया चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, तो ये संप्रदान में आ गया। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में जहां अपादान की विभक्ति से का लोप हो जाता है, जैसे ऋण से मुक्त शब्द है, ऋण से मुक्त, और इसका क्या बना, समस्त पद बना ऋण मुक्त, तो से कहाँ हो गया, यहाँ पे लुप्त हो गया, गायब हो गया, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो गया। अगला है संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष में क्या है, जहां संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। अब शब्द जैसे गृह, हमारे पास क्या है, गृह स्वामी, और इसमें क्या हो गया, गृह का स्वामी। अब का जो हमारा विभक्ति चिन्ह है वो गायब हो गया, तो वो क्या बन गया, संबंध तत्पुरुष बन गया। अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, जहां मैं और पर का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में इस विभक्ति का लोप हो जाता है, किसका, मैं और पर का, तो वहां पे क्या हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। वो जैसे सिर दर्द शब्द है, सिर दर्द, यहाँ पे सिर में दर्द, या गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, तो इसका लोप हो गया। जैसे घर में प्रवेश कहा और मैं को हमने लुप्त कर दिया शब्द, तो घर गृह प्रवेश। अब बेटा अगला आया समास का दूसरा भी, द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहेंगे, जहां पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समूह का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है। अब जैसे 100 वर्षों का समूह क्या बन गया, हमने समस्त पद बनाया तो शताब्दी। अब यहाँ यही बताया बेटा द्विगु समास में, इसमें क्या कहा कि जहाँ पे पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, ये क्या है, संख्यावाची है, और किसी समूह का बोध करा रहा है, एक समूह का, तो ये क्या बन गया, शताब्दी, और इसे हमने क्या कहा, द्विगु समास। तीसरा है हमारा द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद बनाते समय उनके बीच में आने वाले और अथवा जैसे योजक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे लव और कुश बराबर क्या बन गया, लव कुश, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका लोप हो गया, इसके बदले केवल हमने यहाँ पे क्या लगाया, योजक चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे रात और दिन भी हो सकता है। अब रात और दिन में क्या हो गया, और को हमने और गायब हो गया या लुप्त हो गया, उसका लोप हो गया, तो उसके बदले क्या बन गया, रात दिन। अब है अगला कर्मधारय समास। ये चौथा है, हमारा चौथा भेद है। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब क्या कहा यहाँ पे, जिस समास का पूर्व पद, पूर्व में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। या हम कह सकते हैं जहां दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अब बच्चों आपके लिए ये ज्यादा इजी परिभाषा है, तो इसलिए आप इसको देखिए। जिस समास का पूर्व पद, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, अर्थात अब पहला पद क्या हो गया, महा क्या है, ये विशेषण है, और देव क्या है, विशेष्य, देवता की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे देव है वो, महान देव, तो यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास। अब है पांचवा भेद है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, तो उसे हमने क्या कहा, अव्ययी भाव समास कहा। जैसे शब्द है यथाशक्ति, अब इसका क्या बना, विग्रह किया तो शक्ति के अनुसार। अब इसमें ये क्या है, अव्यय है, और पूरा जुड़ने के बाद भी वो क्या बन गया, अव्यय ही बना। उसके योग से जो पूरा समस्त पद बना वो भी क्या बन गया, अव्यय बना। अब अगला समास है हमारा लास्ट भेद समास का, क्या है, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता
बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब हम कह सकते हैं बेटा इसमें जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद व उत्तर पद मिलकर अपने पदों से अलग किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, किसके लिए यूज होता है? गणेश भगवान के लिए। अब और अगला नीलकंठ, एक अगला उदाहरण दिया नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव भगवान के लिए, उसके शिव भगवान की ओर नीलकंठ शब्द संकेत कर रहे हैं। अब है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। क्या अंतर है? कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान तथा पहला पद विशेषण का कार्य करता है। दूसरा पद प्रधान भी होगा और विशेष्य भी होगा, और पहला पद क्या करेगा? इसमें विशेषण का कार्य करेगा। अगला बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? दोनों, इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात इसमें दोनों शब्द मिलकर जो है, दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? किसी तीसरे पद की ओर, तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। अब जैसे कर्मधारय में होगा पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो क्या हो गया? वो कर्मधारय समास हो गया। और बहुव्रीहि समास में अगर हम कहेंगे पीला है, पीतांबर ही हम उसमें भी शब्द कहेंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसके लिए? पीला अंबर वस्त्र कौन पहनते हैं? अर्थात श्री कृष्ण भगवान के लिए यूज में आता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा समास के बारे में। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समस्त पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, या समस्त पद भी कहते हैं। और उन्हीं पदों को पूर्व अवस्था में लाना ये समास विग्रह कहलाता है। फिर दूसरा पढ़ा था हमने समास के भेद। समास के भेद क्या क्या है? 6 भेद थे। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।